मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता डाइट गणित। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की गणित विषय की जो परीक्षा दिनांक 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुई है, उसके पेपर का विधिवत हल समझेंगे। पेपर बहुत ही आसान और संतुलित था, जिसे आपने बड़े ही अच्छे से किया है। फिर भी एक बार हम लोग हल देख लेते हैं कि यदि कोई कमी बेसी रह गई है तो उसे मिला लिया जाए। आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न दिया है कि यदि cos A बराबर 0 तो कोण A का मान ज्ञात करना है। देखिए, हमें मालूम है कि cos 90 अंश का मान 0 होता है, यानी कोण A बराबर 90 अंश। देखिए कितना आसान है। और विकल्प नंबर 2 इस तरह से सही हुआ। इस प्रश्न पत्र में त्रिकोणमिति पर आधारित कुल 3 प्रश्न हैं। पहला 11वां और 14वां, और सभी में त्रिकोणमिति अनुपातों का मान रख के प्रश्नों को हल करना है। परीक्षा के 4-5 दिन पहले ही मैंने त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने के लिए मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे आप लोगों ने देखा भी है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपनी हथेली और अंगुलियों की सहायता से त्रिकोणमिति अनुपातों को किस तरह आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आपने वीडियो को यदि नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आगे अभी आपको बहुत परीक्षाएं देनी है। टेट देना है, सुपर टेट देना है, या भविष्य में बच्चों को पढ़ाना भी है। आप टीचर बनने वाले हैं तो वीडियो आपके काम आएगा। दूसरे प्रश्न में ये आंकड़े दिए गए हैं, इसमें संख्याओं का प्रयोग है। कुल 11 संख्याएं हैं और पूछा गया कि बहुलक बताइए। बहुलक सबसे आसान चैप्टर है गणित का, जिसमें यदि आपके पास कॉपी कलम न भी हो तब भी आराम से आप कर लेंगे। इसमें देखा जाता है कि जिन नंबरों का इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो एक नज़र देखने से ही लग रहा है कि 7 जो है 7 आया है 4 बार, कि 7 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक 7 होगा। और इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। यदि आपने ऐसा किया है तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। तीसरा प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कर्ली में b बटा a गुणे कर्ली में c बटा b कर्ली में a बटा c करके दिया गया है और उत्तर पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही कर्ली के अंदर सभी चले जाएंगे और ये सभी आपस में कट जाते हैं। कट के आप जानते हैं कर्ली में 1 आएगा, ये सब एक बार में कटे हुए हैं, तो कर्ली में 1 का मतलब उत्तर 1 होता है। और विकल्प नंबर 3 इसमें दिया गया है, जो कि सही है। पेपर का चौथा जो प्रश्न है, ये दिया गया है कि एक वृत्त का व्यास आप जानते हैं, ये जीवा जो है केंद्र से होकर जाती है, 12 सेंटीमीटर है ये। तो परिधि बताइए। परिधि आप जानते हैं कि परिधि का जो फार्मूला होता है c बराबर 2πr, और 2 और r को अगर एक साथ लिख दें, त्रिज्या का 2 गुना इंटू पाई, त्रिज्या के 2 गुने को ही व्यास d कहते हैं, इंटू पाई, यानी उत्तर आ गया। d की जगह पे 12 है, पाई की जगह पे पाई ही है, 12 पाई सेंटीमीटर। ये विकल्प नंबर 1 इसमें सही है। 5वां प्रश्न है कि समांतर समचतुर्भुज। समांतर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज माने चारों भुजाएं बराबर हों, और समांतर माने आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। इनके अंतः कोणों का योग होता है। चतुर्भुज चाहे जैसा भी हो, समांतर हो, सम हो, वर्ग हो, आयत हो, समलंब हो, पतंग हो, कुछ भी हो, उनके अंतः कोणों का योग, ये चारों अंतः कोणों का योग हमेशा 360 अंश ही होता है। और 360 अंश का मतलब एक समकोण होता है 90 अंश का, इसमें करेंगे 4 का गुणा तो आएगा 360 अंश, यानी 4 समकोण। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है
4 समकोण 90 अंश के कोण को आप जानते हैं कि समकोण कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 6 प्रायिकता पर आधारित है और इस प्रश्न को मैंने आपको कई बार अभ्यास कराया है। प्रायिकता पर नेबुला मैथ्स पे आप जानते हैं कि 4 वीडियो पोस्ट है। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो सबसे पहला काम आप जानते हैं कि सैंपल स्पेस बनाते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, 2 सिक्के एक साथ उछालने पे हो सकता है कि पहले पे हेड आवे, दूसरे पे टेल आवे, पहले पे टेल आवे, दूसरे पे हेड आवे, दोनों पर ही हेड आ जाए, ये भी हो सकता है, या दोनों पर ही टेल आ जाए। तो यहां से हम निकालते हैं NS यानी 4। सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं, उनकी संख्या 1 2 3 4। अब देखते हैं इवेंट माने किस, इस सैंपल स्पेस के किस अवयव से हमें मतलब है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आवे, सिर्फ इससे मतलब है, और ये HH से हमें मतलब है। तो NE का मतलब होता है कि इवेंट में कितने अवयव हैं, तो एक अवयव है। घटना E की प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS। पहले के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। NE 1 है और NS 4 है। ये उत्तर आपका आ गया। नंबर 7 जो है लंबवृत्तीय बेलन पर है। लंबवृत्तीय बेलन में पूछा गया है कि आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए लंबवृत्तीय बेलन का मतलब ये होता है। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया बराबर पाई r स्क्वायर होता है। ये है 100 सेंटीमीटर वर्ग ये दिया हुआ है, और साथ ही बेलन की ऊंचाई भी दी गई है, h बराबर 10 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि भाई आयतन बता दीजिए। तो आयतन जानते हैं बेलन का फार्मूला पाई r स्क्वायर h। ये पाई r स्क्वायर देखिए, पाई r स्क्वायर यहाँ पे 100 दिया गया है और h माने ऊंचाई ये 10 है। ये सब कुछ पकाया दिया गया है, केवल आपको गुणा कर देना है। 1000 सेंटीमीटर घन ये आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न वर्ग समीकरण पर आधारित है, जिसे हल करना है। दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये प्रश्न हम लोगों की जो सरकारी किताब है कक्षा 8 की, उसमें उदाहरण के रूप में हल किया गया है, पूरा हल है, आपने देखा भी होगा। आइए यहाँ भी समझ लेते हैं। इसमें इसे देखते हैं, ये किनारे बिना x वाला है, ये इसका जो है गुणनखंड कर लेते हैं। जितने गुणनखंड पॉसिबल हैं, 1 गुणे 10 पॉसिबल है और 2 गुणे 5 पॉसिबल है। इसमें से वो वाला गुणनखंड हम देखते हैं जिनके खंडों का योग 2-2 पार्ट्स में गुणनखंड किया जाता है, जिनके गुणनखंड 2-2 पार्ट्स में करते हैं, और इनमें जो नंबर्स का इस्तेमाल है उनका योग, ये बीच वाला नंबर 7 आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि इनका योग तो 11 हो जाएगा, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन 2 और 5 का योग 7 होगा, ये काम का है। अगली लाइन में क्या करते हैं कि x स्क्वायर, और इस 7 को ऐसे तोड़ देंगे, 2 प्लस 5 कर देंगे, और बाकी ऐसे उतारते जाते हैं। ये x स्क्वायर गुणा करेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, या अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2-2 का पेयर बना लेते हैं, x प्लस 2 और यहाँ से 5 कॉमन आएगा। आप सही लगा रहे हैं कि नहीं, इसकी पहचान यही है कि ब्रैकेट में यहाँ जो आ रहा है वो बराबर आ जाएगा। एक ही जैसी नंबर आएगा तो समझ लेते हैं कि सही है, क्योंकि इसी ब्रैकेट को फिर कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए x प्लस 2, ऐसे प्रश्नों में 2 बार कॉमन लेते हैं। देखिए एक बार यहाँ कॉमन लिए हैं, एक बार यहाँ कॉमन लिए हैं। यहाँ x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, इस प्लस की जगह पे प्लस बचेगा, 5 की जगह पे 5 बचेगा, बराबर 0। देख रहे हैं 2 नंबर का गुणा जो है 0 है। यदि यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर -2, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, यानी उत्तर आया -2 और -5। निश्चित रूप से आपने इसे हल किया होगा और सही भी होगा। 9वां सवाल दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या
दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। देखिए बोर्ड पे 2 वृत्त हैं, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को यदि हम r मान लें तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 4 गुनी यानी 4 होगी। पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 मान लें, दूसरे का क्षेत्रफल A2 मान लें। तो प्रश्न में यह कहा गया है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात माने आप जानते हैं कि भाग द्वारा तुलना करना है, तो हम लोग A1 बटा A2 लिखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई और त्रिज्या का वर्ग यानी 4r का वर्ग, पाई r स्क्वायर। चूंकि r यहाँ 4r है और यहाँ पाई r का मतलब r स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ देखिए 4 चौको 16 r स्क्वायर आएगा और नीचे r स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा यानी 16 बटा 1 चूंकि 1 इसलिए लिख रहे हैं कि अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 16 संबंध 1, ये उत्तर आपका आएगा। बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त के बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंध 1 आएगा। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 55 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A के सामने कोण C है, तो कोण C और कोण A के कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। इसलिए कोण C बराबर 180 में से कोण A का मान घटा देंगे तो 180 में से कहने का मतलब कि 55 अंश घटाना है, उत्तर आ जाएगा 125 अंश। इसी तरह कोण D कोण B के सामने है, तो कोण D का मान 180 अंश में से 60 अंश घटाने पे जो उत्तर आएगा अर्थात 120 अंश, यही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न भी त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। इस पेपर में त्रिकोणमिति पर 3 प्रश्न आए हुए हैं, तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस टेन 45 अंश का योग ज्ञात करना है। साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है और कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। ये 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैंने हथेली पर कैसे आप याद कर सकते हैं, इसको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आपके काम आएगा, देख लीजिएगा। और tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये इसको जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। बहुत ही आसान सवाल था। अब हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे जो 2-2 नंबर के होते हैं। इसमें 12वां नंबर का सवाल सबसे पहले है और ये 2 समीकरण दिए गए हैं। यह युगपत समीकरण है जिसमें 2 अचर राशियां x और y एक साथ चल रही हैं और 2 समीकरण भी हैं। ये सवाल कक्षा 8 की किताब में दिया गया है, सेम सवाल है। आइए हल करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक के चाहे x चाहे y के गुणांक को बराबर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि y के गुणांक को बराबर करने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 1 में यदि हम 2 का गुणा कर दें और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर दें तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे, समीकरण नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, ये पूरा लिखेंगे हम तब पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण में हो जाता है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में 4x - 6y बराबर 13 दूनी 26। दूसरे समीकरण में 3 का गुणा करना है तो 7 तिहाई 21x - 6y बराबर 20 तिहाई 60। अब क्या करें, चूंकि अब देखिए गुणांक तो बराबर हो गए लेकिन चिन्ह जो है एक जैसे हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि y को विलोपित कर दें। विलोपित करने के लिए y को काटना पड़ेगा, काटने के लिए इस माइनस चिन्ह को प्लस में बदलना पड़ेगा। प्लस में बदलने के लिए हम क्या करें कि यहाँ घटा दें।
घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 21x में से 4x घटाएंगे तो 17x माइनस में, और -60 है, 26 है तो -34 आएगा। और यहाँ से ये कट गया, x बराबर 34/17 कटेगा तो ये 2 आएगा। पेपर हल करते समय ये कटिंग का निशान जो है आपको कॉपी में निश्चित लगाना चाहिए। अब क्या करें, देखिए x बराबर 2 आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख के और y की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर रखेंगे तो 2 × 2 -3y बराबर 13, 2 दूनी 4 -3y, इधर जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ से -3 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा। उत्तर क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर -3, ये आंसर आ गया। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में एक सारणी बनाई गई है जो आपको दिख रही होगी। 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्यिका के जो प्रश्न होते हैं उनमें क्या करते हैं कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेते हैं और देखते हैं कि बीच वाला कौन सा है। लेकिन इसमें टेबल बना के दिया है, तो जब टेबल बना के देता है, देखिए ये आयु वाला टेबल कॉलम है, ये बारंबारता या फ्रीक्वेंसी f वाला कॉलम है। इसमें संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाना पड़ता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं कि ये इसको ध्यान से देखते हैं। बारंबारता वाले को जो यहाँ लिखा है यहीं पे पहले वाले को वैसे ही उतार देते हैं। दूसरे वाले को क्या करते हैं कि इनका और इनका जोड़ निकालते हैं, 8 4 12। अगला फिर इनका ये तिरछा जोड़ 12 12 24। यहाँ देखिए 24 और 6 को फिर जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 और 10 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। प्रश्न में दिया गया है कि 40 छात्रों का ये आयु दिया गया है वर्षों में, तो बारंबारता वाले कॉलम को अगर जोड़ेंगे तो 40 आना चाहिए। हम जोड़ लेते हैं, 8 4 12 12 24 30, ये 40। यानी हमने जो उतारा है वो सही है। पहचान क्या है कि सही हमने किया है कि नहीं, ये 40 और ये लास्ट वाला 40 बराबर आ जाना चाहिए। n बराबर 40 है, यानी पदों की संख्या कुल 40 है। कहने का मतलब विद्यार्थियों की संख्या 40 है। 40 क्या है, सम है। जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका का सूत्र आप जानते हैं होता है कि n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान, इसको पूरा आप लिख लीजिएगा, और बटा 2। यानी n बराबर 40 है तो n/2 का मतलब 20वां पद। अब 20वां पद क्या है ये अभी मालूम चल जाएगा। अब प्लस n/2 + 1, 20वां + 1 यानी 21वां पद, और बटा 2 कर लेना है। यहाँ तक तो ठीक रहता है। उसके बाद नहीं समझ में आता है कि 20वां पद इस टेबल से कैसे निकालें। देखिए, इसका मतलब ये है इस टेबल का कि 10 वर्ष आयु वाले 4 बच्चे हैं। यदि 10 10 ये आरोही क्रम में सजाएं तो ये 4 बार 10 हो गया। 10 के बाद आरोही क्रम में दिया है 12, लेकिन उसको 8 बच्चे हैं तो 12 12 12 ऐसे करके 8 बार लिखना होगा। उसके बाद 14 वर्ष के आयु वाले 14 वर्ष को 12 बार लिखना पड़ेगा, और ऐसे ही आप समझ गए। जब पदों की संख्या कम होती है तो इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहीं से समझेंगे इस बात को। 20वां पद देखिए, 4 यहाँ तक है, फिर 8 और माने 8 4 12, 12वें पद तक तो यहाँ है। 13वां से लेके, और चूंकि ये कितने हैं 12 है, तो 13 से 24 तक के पद ये इसमें आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी 14। इसी के बीच में 20वां भी है और 21वां भी है। तो 20वां पद 14 है, ये क्रम से सजाया गया है। गिनेंगे तो 20वें नंबर पे कहीं 14 आएगा और 21वें पर भी 14 ही
आएगा और बटा 2 कर देना है। ये तो ऐसे समझ में आया। संचयी बारंबारता के टेबल से कैसे समझ में आएगा? तो 1 से 4 तक इस लाइन में है, 5 से लेके 12 तक इस लाइन में है, देखिए 5वें से लेके 12वें तक, और 13 से लेके, जैसा कि अभी हमने समझा, 13 से लेके 24 तक इस लाइन में है। माध्यिका वाला जो कॉलम, माध्यिका वाला जो लाइन है वो ये हुई। 20वां पद 14, 21वां पद 14, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 14 और 14 28/2, यानी उत्तर आया 14। निश्चित रूप से आपका आया होगा और 2 नंबर पक्का कर गया होगा। 14वां प्रश्न त्रिकोणमिति पर आधारित है। दिया है कि 4 cot स्क्वायर 45 अंश, यहाँ पेपर में कैट लिख दिया है, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश को हल करना है। यार काट स्क्वायर 45 अंश, 45 अंश का मान 1 होता है काट का, इसका स्क्वायर करना है। सेक 60 अंश, सेक आप जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो सेक 60 अंश का मान 2 होगा, उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस साइन 30 अंश का मान आपको मैंने याद कराया था कि ये 1/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, उत्तर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन वही लोग लगा पाएंगे जिनको ये मान याद होंगे। 15वां प्रश्न दिया है कि एक घनाभ की माप 98 × 42 × 18 सेंटीमीटर है, तो इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। चित्र से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये घनाभ है, ये घन है। घनाभ का आयतन दिया गया है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये करके दिया गया है। इतना ही आयतन इस घन का है। घन के आयतन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? भुजा का, यदि भुजा ए मान लें, भुजा का क्यूब। तो यही आयतन चूंकि ये है तो यहां लिख देते हैं ए क्यूब बराबर 98 × 42 × 18। अब भुजा की माप निकालनी है ए बराबर, तो इसका क्या करना पड़ेगा कि घनमूल निकालना पड़ेगा। देखिए, और घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 98 का गुणनखंड अगर करें, ये निशान के अंदर ही करेंगे, 98 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 सते 49, 49 दूनी 98। 42 का करेंगे तो 7 छक 42 यानी 3 × 2, और 18 का करेंगे तो 2 3 3 9, इतना बड़ा नंबर आया। देखिएगा, अगला स्टेप ये होता है कि इनके 3 का हम ग्रुप बनाते हैं। देखिए 7 का ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन गया और 3 का ग्रुप भी बन गया, और प्रत्येक ग्रुप से एक एक नंबर को निकाल लेते हैं। तो 2 × 3 × 7 ये बाहर आया। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 सत्ते 42। घन की भुजा आई 42 सेंटीमीटर। 16वां प्रश्न है, एक चित्र दिया गया है और इसमें CAB कोण जो है 30 अंश और ABD 40 अंश दिया गया है। O केंद्र है वृत्त का, तो पूछा गया कि CAD और कोण CBD का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप नेबुला मैथ से पहले से जुड़े हैं तो आपने रिवीजन सेट नंबर 2 देखा होगा, और इस प्रश्न को मैंने 19वें नंबर प्रश्न पर आपके अभ्यास के लिए दिया था, और संयोग से वही प्रश्न आ भी गया है। आपने निश्चित अभ्यास किया होगा, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये कोण देखिए, ये अर्धवृत्त का कोण है, क्योंकि AB व्यास है, ये हो जाएगा 90 अंश का। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और कोण ADB ये भी उसी नियम के तहत 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त का ही कोण है। अब देखिए,
ये 90 अंश, ये 40 अंश, 90 और 40 130 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण जो होगा वो 50 अंश का हो जाएगा। अब त्रिभुज ACB में देखिए 90 अंश का और 30 अंश का योग 120 अंश, तो ये कोण होगा 60 अंश का, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब देखिए कोण CAD कितना हो जाएगा, ये पूरा पूछा जा रहा है, तो 50 अंश और प्लस 30 अंश बराबर 80 अंश। इसी तरह CBD 60 अंश और 40 अंश का योग होगा, 60 अंश प्लस 40 अंश बराबर 100 अंश। लेकिन आपको पेपर में पूरा विधिवत हल करना होगा। 17 नंबर का प्रश्न 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो आप जानते हैं कि संख्या क्या हो जाती है 10x प्लस y। ये आपको मैंने युगपत समीकरण के वीडियो में अच्छे से समझाया है। अब कहा जा रहा है कि अंकों का योग 12 है। अंक क्या है, x और y है, इनका योग है 12। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। युगपत समीकरण में हमें 2 समीकरण बनाने होंगे। अब आगे कहा जा रहा है कि यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए, संख्या ये है 10x प्लस y में से 36 घटा दिया जाए, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान का बदलने का मतलब कि जहाँ x है वहाँ y और जहाँ y है वहाँ x हो जाता है, तो नई संख्या बन जाती है ये चीज। 2 समीकरण बन गए, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये 10x है, ये x है, इधर आएगा तो 9x होगा, ये 36 इधर चला जाएगा और 10y को इधर लेते आए तो 9y। 36 को नज़दीक लिख देते हैं, 9 को कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 36, यानी x माइनस वाई बराबर 36/9 काट लेंगे, ये 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे तैयार हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर 12 और 4 16, यहाँ से x बराबर 8 आएगा और इस x को किसी एक समीकरण में रख लें। मान लीजिए पहले वाले में रख लेते हैं, तो 8 प्लस y बराबर 12 और यहाँ से y आ जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4, अर्थात संख्या बनी, हम देख रहे हैं कि x का मान 8 आया और y का मान 4 आया। हमने दहाई के स्थान पे x माना था, इकाई के स्थान पे y माना था, इसलिए क्रम से लिख देंगे तो उत्तर आ जाएगा 84। युगपत समीकरण के सवाल के नाम से एक मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था और सेम सवाल ये मैंने डाला था। अंतर क्या था कि इस प्रश्न में दिया गया है कि अंकों का योग 12 है और मैंने जो प्रश्न डाला था वो डाला था कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। बाकी पूरा प्रश्न सेम है। मैंने भी लिखा था कि संख्या में से 36 घटाने पे अंकों का क्रम बदल जाता है। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न अर्थात 18वां प्रश्न दिया है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, ये कुएं की गहराई है, ये कुआं जो है बेलनाकार होगा, कुएं की गहराई h है और व्यास दिया हुआ है 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। व्यास का मतलब ये होता है त्रिज्या यहाँ से यहाँ। तो 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च आएगा। चतुर्थ सेमेस्टर के रिवीजन का एक वीडियो मैंने डाला था जो बेलन और शंकु के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पर आधारित था।
उस वीडियो में आपने देखा है कि ये सेम प्रश्न, तनिक भी चेंजिंग नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, मैंने हल करके आपको बताया था। यदि आपने अभ्यास किया होगा तो ये प्रश्न आपने पूरा सही किया होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कुआं खोदने का खर्च निकालना है, तो आयतन हमें पहले निकालना होगा। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब हम रखेंगे इसका मान 22/7 रखेंगे, आर 3/2 का स्क्वायर, और एच जो है गहराई, जब कुआं है तो नीचे की तरफ होगा, उसे गहराई कहेंगे। कोई वस्तु जब ऊपर की तरफ नापते हैं तो उसे ऊंचाई कहते हैं। काम एक ही है, एच से ही प्रदर्शित भी करते हैं। इसे हल कर लेंगे तो कुएं का जो आयतन है मिट्टी का, उसका आयतन आसानी से ज्ञात हो जाएगा। 3 × 3 2 × 2 ये 14, 7 दूनी 14, ये कटा 2 से 11 कटा, 11 9 99 घन मीटर कुएं का आयतन हो गया। तो खोदने का जो खर्च है दिया हुआ है कि 1 घन मीटर का 30 रुपया है, तो 99 घन मीटर का गुणा कर देंगे 30 में 99 का, तो मालूम चल जाएगा 0 9 3 27 9 3 27 2970 रुपये खर्च आएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर को हल कर लिया है। आपने भी हल किया होगा, और इस मंगल कामना के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएं और भविष्य में एक अच्छा शिक्षक बने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।